सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास परिवार में। जैसा कि मित्र आप सभी लोगों को पता होगा कि आज की टॉपिक हमारी यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर के राजन की सीरीज से बहुविकल्पीय प्रश्न पे है। और चलिए बिना किसी देरी पे आज हम बात करते हैं गणित शिक्षण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। हालांकि इसके पहले हमने चतुर्थ सेमेस्टर की पूरी टॉपिक अपनी समाप्त कर ली है, तो चलिए आइए बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर गणित शिक्षण के बारे में। गणित शिक्षण सेकंड सेमेस्टर का पहले टॉपिक पहला क्वेश्चन है, आयत कह रहा है आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है। तो मित्र आयत चित्र में जो वर्ग अंतराल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। देखिए ऐसे ही बनता है वर्ग अंतराल का जो आप बनाएंगे फिगर, कुछ इस तरह से ऐसे ही बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में फिर ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये वर्ग का जो कह रहा है ये जो वर्ग का क्षेत्रफल जो समानुपाती होता है तो वो किसके होता है, तो मित्र वो होता है वर्ग की बारंबारता के। ठीक है, ये बारंबारता को ये सीरीज दर्शाता है और इसी के समानुपाती होता है ये वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो इस तरह से क्षेत्रफल पूरा निर्मित हो रहा है। ठीक है, आपने इस चीज़ को बुक में देखा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो मित्र आपको पता होना चाहिए कि संचयी बारंबारता का जो वक्र होता है, जो वक्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें, वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा ढकने के गुण को कहते हैं। तो मित्र वस्तुओं को एक दूसरे को पूरा अगर कोई वस्तु ढकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण। ये चीज़ याद करने वाली है, इसे आप याद करेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारा है, सर्वांग समता में होता है। तो मित्र सर्वांग समता में क्या होता है, सर्वांग समता आप कह सकते हैं कि सर्वांग समता में जो होता है वे जो है समान बनावट होती है। जैसे ये दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी आकार और फिर कोण की बात करें, भुजा की बात करें तो ये बराबर होते हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, समान बनावट होती है, सही है, समान आकार होता है, ये भी सही है, समान क्षेत्रफल भी होता है सर्वांग समता में। तो तीनों सही है, यानी इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो मित्र सर्वांग समता में अगर समान त्रिभुज यानी दो त्रिभुज दिए गए हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें मित्र देखिए इसमें क्या दिया गया है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में क्या होता है कि भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर क्या होगा कि ये सभी यानी 4 वाला सही होगा। समांतर कोण होते हैं, समान संगत कोण होते हैं, समान भुजाएं होती हैं, समान क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, सर्वांग समता की शर्त है। तो मित्र इसमें देखिए दिया गया है यस ए यस। यस का मतलब होता है कि भुजा साइड जिसे आप बोलते हैं, और ए का मतलब होता है कोण एंगल। ठीक है, जिसे आप एंगल बोलेंगे, कोण ए से होता है। ठीक है, तो कह रहा है सर्वांग समता की शर्तें हैं। तो सर्वांग समता की मित्र शर्तें होती हैं कि उसमें सर्वांग सम त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज दिए गए तो इसके कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं, और भुजा आपस में बराबर होती है, क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये होता है साइड एंगल साइड, यानी कोण भुजा कोण भुजा सर्वांग समता एक होता है। देखिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, मतलब एक जो है वो दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो तब त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा, या तो तीनों भुजाएं समान हो तब भी त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा, या फिर दो कोण समान हो दोनों त्रिभुजों में और एक भुजा समान हो तब भी वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर डी वाला यानी द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। समान कोण दो सरल रेखीय आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं वह क्या कहलाती हैं मित्र, तो वह कहलाती हैं समरूप। समरूप मतलब एक जैसा रूप। ठीक है, इसमें हम बात करें जैसे इस तरह से त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज अगर हम लें तो समान कोण दो सरल रेखीय आकृति, मतलब देखिए इसका कोण की बात करें, ये भी 90 80, ये भी 90 80, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। अगर इस तरह से मतलब या फिर ऐसे विषम बाहु त्रिभुज बने तब भी इसकी आपस सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो मित्र वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज। मतलब समरूप त्रिभुज यानी एक जैसा दिखने वाला त्रिभुज। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
संख्याओं दिया गया है 10, 65 और 91 का लघुत्तम समाप्त वर्त आपको निकालना है। तो मित्र आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। एलसीएम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आप 10 लीजिए, इसके बाद आप 65 ले लीजिए, आप 91 ले लीजिए। अब इसको काटिए, तो आप पहले 2 से काटिए, अगर 2 से कटता है 2 से काटिए, नहीं तो 3 से काटिए। 2 से कट रहा है 5 आ रहा है, फिर 65 नहीं कट रहा है 2 से, फिर 91 भी 2 से नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3 से क्योंकि अभी नहीं काटेंगे हम, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि कोई संख्या आप काट के देख लीजिए। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से हम काटेंगे तो 5 से 5 कट गया, 65 अगर काटेंगे तो 13 कटेगा, ठीक है, 13 बार जाएगा, 13 -- 5 = 65 और 91 ऐसे लिखेंगे हम। इसके बाद फिर हम काटेंगे 13 से, तो 13 कट जाएगा। इसके बाद फिर हम 7 से काटेंगे तो 13 × 7 = 91, यहाँ पे 13 कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, फिर हम 7 से काट देंगे तो पूरी संख्या पूरी कट जाएगी, 1 आएगा। तो मित्र कितना आपको मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। यानी आपने पहले 2 से भाग दिया, फिर आपको कुछ मिला, फिर आपने 5 से भाग दिया, फिर 13 से भाग दिया, फिर 7 से भाग दिया, तब जाके पूरी संख्या ये आपस में कटती है। तो इन्हीं सब का आपस में आप गुणा करेंगे, 2 × 5 × 13 × 7 जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा मित्र, सबका गुणा आपस में करने के बाद आपको मिलेगा 910, और 910 यही आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि एलसीएम निकाला कैसे आता है, ठीक है। सभी को काटना रहता है, 2 से शुरू करिए और जब तक कट ना जाए तब तक एक एक संख्या बढ़ाते रहिए, काटते रहिए, मतलब जिस तरह से अगर कटे जिस संख्या से, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। दो असमान अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मित्र आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे आप एक संख्या अगर 1 ले लिए तो दोबारा आप 1 नहीं लेंगे, दोबारा उसे आगे या छोटे या बड़ी संख्या लेंगे, तो आप 2 ले लिए। तो इसके बीच में अगर हम संख्या लिखने की बात करें अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से हम असंख्य संख्या लिख सकते हैं, दशमलव भी लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें अनंत संख्याएं होंगी मित्र, अनंत संख्याएं हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है 3 + 2 × 7 का मान क्या होगा। तो क्या करना है आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आपको 7 से गुणा करना है 3 में, और फिर 7 से गुणा आपको 2 में करना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 7 + 2 × 7, सिंपल है, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। x - 7 और x - 9 का गुणनफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, देखिए x - 7 कह रहा है और x - 9 को आपस में गुणा करना है, तो आप इस तरह से गुणा करिए ना, एकदम सिंपल हो जाए। देखिए x ले लीजिए, इसमें से x ले लीजिए और फिर ब्रैकेट में एक बार आप गुणा करा दीजिए अंदर, किससे, x - 9 में। फिर क्या है, फिर -7 लिखा गया है ना, तो -7 ले लीजिए यहाँ पे और फिर गुणा करा दीजिए x - 9 से, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणा दोनों में 2 बार होगा। तो ये हो जाएगा x² भैया, ये फिर हो जाएगा -9x। इसके बाद फिर 7 का गुणा जब इसमें होगा तो -7x हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, यानी 63 और ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि अंदर माइनस है और बाहर माइनस है, दोनों का गुणा जब माइनस गुणा होता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x² और 9x दिया गया है, फिर दिया गया है 7x। तो 9 और 7x दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों का चिन्ह माइनस में होने की वजह से माइनस ही लगेगा। और इसके बाद आप दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा मित्र, 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 16x और प्लस हो जाएगा 63। अगर इस तरह से आपका आंसर कोई मिल रहा है तो वो सही होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो मित्र आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं 1/2 गुणे आधार हम लिखेंगे, गुणे फिर लंबाई या ऊंचाई जिसको आप कहते हैं। तो क्षेत्रफल दिया है मित्र 48, आप लिखिए 48 = 1/2 ऐसे ले लीजिए। आधार आपको ज्ञात करना है तो आप आधार लिख दीजिए और गुणे 8 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 8 दिया है उसकी ऊंचाई, यानी यश दिया 8। इसको जब आप काटेंगे तो इसको देखिए आप काट देंगे जब, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, यानी यहाँ से आपको 4 मिल गया और फिर आपका यहाँ 48 बच रहा है। तो ये क्या होगा, 48, 4 इधर गुणा में है तो 4 इधर चला जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि आधार के साथ 4 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 4 से आप जब इसको काटेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी 12 आपको जो मिल जाएगा वो आधार मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी। तो मित्र आपको पता होना चाहिए कि माइनस में संख्या दी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमको माइनस में ही लेना है, ठीक है। और छोटी संख्या की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए जिस संख्या के सामने, जिस माइनस संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा हो और वह संख्या ऊपर यानी अंश की संख्या सबसे बड़ी हो, वही होगी सबसे छोटी संख्या। तो अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे, तो हम देखेंगे माइनस की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो अंश सबसे बड़ा और हर 9 ही है, ऐसी संख्या हमको एक ही मिली है, और जो है दा। और अगर हम -1/9 की बात करें तो ये संख्या -4/9 से बड़ी होगी, क्योंकि जितनी ही कम संख्या के सामने माइनस लगा रहेगा वो संख्या माइनस की उतनी ही बड़ी होती है। जैसे हम माइनस की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो -1 है, और माइनस की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो इन्फिनिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे -1 सबसे बड़ा है कि -2 सबसे बड़ा है, तो मित्र आप बताएंगे -1 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी से 1 रुपया उधार ले रहे हैं और जब -2 की बात हो रही है आपने 2 रुपया उधार लिया, तो भैया आप ज़्यादा कर्जदार हो गए, ठीक है। 2 रुपये आप लिए, तो कौन बड़ा है, -1 बड़ा है, ठीक है। आपने कम कर्जा लिया, कम आप दे देंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया 14 के बारे में, 16, 32 और 64 का एलसीएम। तो मित्र आपको कुछ नहीं करना है, आप 16, 32 और 64 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम जैसे ही पिछले क्वेश्चन करवाए थे कि आप ऐसे ही कुछ लीजिए, 16 लीजिए, फिर इसके बाद 32 लीजिए, फिर इसके बाद 64 लीजिए। अब लासा पूछ रहा है तो इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 2 8 16, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 6 12, यानी 16 दूनी 32 होगा। और 2 से जब इसको काटेंगे 64 को तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 32 दूनी 64 होगा। इसी क्रम में आप इसको काटते रहेंगे तो 2 चौका 8, 2 8 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। ऐसे ही जब आप काटते रहेंगे तो मित्र ये जो जब तक कट ना जाए तब तक आप काटते रहिए। जब कट जाएगा तो ये जो मिलेगा, जो यहाँ पे संख्या रहेगी उसका आपस में गुणा करा देंगे, तो जो मिलेगा आपको वही उत्तर प्राप्त होगा। हालांकि इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा 64, क्योंकि आप 2 गुणे 2, फिर अभी भी 2 से कटेगा 2, फिर इसके बाद हो सकता है 3 से कटें, इसके बाद जो है आप जब सबको गुणा कराएंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप काट सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। समीकरण 1.5y - 7 = 0.5 y का हल क्या होगा। तो मित्र इसमें कुछ नहीं करना, इसमें देखिए क्या करना, आपको सिंपली इसको इधर लिख लेना है, और इसको जो 7 है आपका 7 क्या करना है आपको कि आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम बता रहे हैं आपको सिंपल। आप जो है ये जो माइनस का 0.5 है, ठीक है, इसको आप इधर लेके चलाइए, तो आप क्या लिखेंगे 1.5। इसके बाद आप इसको भी इधर लेके चले आएंगे तो ये -7 है ही, फिर माइनस का हो जाएगा 0.5y बराबर 0, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 0.5 इसमें से जब घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1y - 7 = 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये माइनस में है और इसके साथ अचर संख्या जुड़ी हुई है y, तो इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये देखो माइनस में है, तो क्या होगा, ये 1y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हम y को इधर ही रखेंगे, 1y को, चाहे 1y लिखे चाहे y लिखे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है चर संख्या के साथ। और 7 माइनस का जो 7 हम उसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो ये 7 प्लस का हो जाएगा, यानी आपको y की वैल्यू यहाँ से 7 मिल जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी बा आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है y फिर ब्रैकेट में दिया गया है, यानी गुणा का चिन्ह लगता है। ब्रैकेट के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं दिया जाता आपको तो वो गुणा का चिन्ह यहाँ पे माना जाता है। कह रहा है y ब्रैकेट में z - x प्लस z x - y फिर प्लस x फिर ब्रैकेट में y - z का हल क्या होगा। तो आप इसका सबका आपस में गुणा कराइए, तो y का गुणा पहले आप z में कराएंगे तो आप लिखेंगे yz, फिर माइनस का चिन्ह लगा है आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर y का गुणा x में कराएंगे लिखेंगे yx, फिर क्या करेंगे मित्र, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है आप प्लस लिखिए, फिर z का गुणा आप x में कराएंगे तो आप लिखेंगे zx, फिर माइनस का चिन्ह अंदर फिर लगा है तो माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और फिर आप लिखेंगे z का गुणा y में होगा तो हो जाएगा yz, ठीक है, या zy लिखिए। फिर इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, फिर प्लस लगाएंगे, y का गुणा x में होगा, सॉरी x का गुणा y में होगा तो आप लिखेंगे प्लस का xy, फिर y का x का गुणा z में होगा तो आप लिखेंगे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे xz। इसके बाद देखिए यहाँ पे yz है
और फिर वहाँ पे भी वाई जेड है, ये माइनस में ये प्लस में आपस में कट जाएगा। यहाँ पे वाई एक्स है माइनस में है, यहाँ पे एक्स वाई है प्लस में, ये भी कट जाएगा। जेड एक्स प्लस में है, जेड एक्स माइनस में कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 0, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपका दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई आपको बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल जो दिया गया है वो 45 दिया गया है, ये देखिए आपके सामने 45 दिया गया है। आधार दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल यानी 45 बराबर होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। आधार दिया गया है गुणे 15 और गुणे होता है ऊंचाई। आपको ऊंचाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे भैया, इधर देखिए ये भाग में है तो इधर इसको गुणा में लेके चलाइए डायरेक्ट। तो 45 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऊंचाई बराबर आप लिखें, ऊंचाई बराबर आप लिख सकते हैं कि 45 गुणे 2, क्योंकि इधर भाग में है तो उधर चला जाएगा, 45 के साथ गुणा हो जाएगा और ये गुणा में है तो भाग में हो जाएगा और यहाँ पे 15 से भाग हो जाएगा। 15 3 45 यानी 3 से कट गया और 3 दूनी 6 यानी ऊंचाई आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही, 6 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो मित्र तत्समक अवयव की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, पूर्ण संख्या में तत्समक अवयव जो होते हैं वो 0 होते हैं। देखिए आप किसी भी संख्या में आप अगर 0 ऐड करेंगे क्या वो संख्या परिवर्तित होगी, नहीं परिवर्तित होगी मित्र। इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या अगर पूर्ण हो तो उसके योग में जब हम 0 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में तो तत्समक अवयव की अगर हम बात करें, जो प्राप्त संख्या होगी उसकी बात करें तो वो वही संख्या प्राप्त होगी। अवयव क्या होगा, कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 56, 70 और 84 का लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होगा। तो मित्र मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले पैटर्न पर है। इसमें आपको क्या करना है, 56 लिखना है, 70 लिखना है और 84 लिखना है। ठीक है, इसको आप पहले 2 से भाग दीजिए, अगर 2 से करता है 2 से काटिए, फिर 3 से करता है 3 से काटिए, 4 से करता है 4 से काटिए, 5 से करता है 5 से काटिए, काटते रहिए इसे आपस में जब तक सब कट ना जाए। इसके बाद जो यहाँ संख्या प्राप्त होती है सबका आपस में आप गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे जो भी प्राप्त होता है आपको उत्तर मिलेगा और आपको उत्तर मिलेगा 840। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। हालांकि 19 मैंने इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि सिंपल है और मैंने ऊपर करा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे हम। समीकरण 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x का हल क्या होगा। तो मित्र आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमको क्या करना है, हमको इसमें कुछ नहीं करना है। ये समीकरण आपको जो दिया गया है इसमें हम पहले अचर संख्याओं को, अचर पद को एक तरफ करेंगे यानी 2.8 x और x इधर प्लस में है तो इधर लेके हम चले आएंगे तो ये हो जाएगा -x इक्वल टू 5.4। अब माइनस का x जब इसमें आप इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये इसके साथ एक जुड़ा है, जैसे एक लिखा नहीं गया तब भी लेकिन एक जुड़ा है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.8 x इक्वल टू 5.4। ये आपको इतना प्राप्त हो जाएगा और x इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसी के बटे 1.8। आप जब इसका भाग देंगे, ये दशमलव ऊपर है, दोनों एक ही एक अंक पे दशमलव तो हटा सकते हैं, यानी आपको प्राप्त हुआ 54/18। दशमलव दोनों में सेम स्थान पे है तो दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और आपको मिला 54/18 तो 18 3 54 होता है यानी x की वैल्यू आपको 3 प्राप्त हो गई और आपका उत्तर हो जाएगा सा वाला यानी 3। भैया देखिए आराम से समझिए, यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा। हो सकता है आपको समझ में यहाँ तो आ जा रहा हो क्योंकि हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में यही सब क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे। तो जो लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आते हैं और उन्हीं का बैक लग जाता है। ठीक है मित्र, तो संभल के पढ़ लीजिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैं पूरे सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन के साथ साथ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। बस केवल आपको इतना सहयोग करना है कि मेरे द्वारा किया गया संघर्ष आप सभी मित्रों के पास पहुँचाइए, उन सभी भाई बहनों के पास पहुँचाइए जिनका मैथ कमज़ोर है, और ताकि वो मेहनत करके अपना मार्क्स अच्छे से 25 में तो 22 नंबर तो ला ही सके मित्र। और ये पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, बाकी तो मैं आपके साथ संघर्ष कर ही रहा हूँ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप आपको बताना है। तो मित्र आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया गया है 400 इतना दिया गया क्षेत्रफल तो उस त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की बात करें हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है खासकर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मित्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और यहाँ पे दिया गया है क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया गया है कितना, 400√3, यही बराबर है √3/4 और
भुजा आपको नहीं दिया गया है तो आप लिखेंगे भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख लेंगे, ठीक है। अब भुजा इसको आपको निकालना है तो आप इधर भुजा को लेके चलिए मित्र, भुजा स्क्वायर आप इधर लेके चलाइए, उधर चला जाएगा तो ये पूरा उधर चला जाएगा और ये भाग में है तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400√3 गुणे 4 और बटे में हो जाएगा √3। तो √3 से √3 कट जाएगा और 400 गुणे 4 यानी कितना हो जाएगा 1600 और 1600 हो जाएगा जब, तो वो भुजा का स्क्वायर है तो आप 1600 का अंडर रूट करेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 1600 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 40। आपको कितना मिला, एक भुजा मिला, ए इक्वल टू मिल गया आपको 40, ठीक है। अब क्या कह रहा है परिमाप, परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 3 ये समबाहु त्रिभुज का। तो आप मित्र 40 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 40 गुणे जब आप 3 करेंगे 4 3 12 120 सेंटीमीटर आपका परिमाप मिल जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ से आपको मिल गया 120 सेंटीमीटर। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है x² - 2xy + 9y² और x² + 2xy - 8y का योगफल क्या होगा। तो मित्र आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए इसमें क्या है, योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इन सबको आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो चलिए इसी संख्या को हम पूरा उठा के ला के इनके साथ जोड़ते हैं। तो x² यहाँ पे हो जाएगा + 2xy प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 8y²। तो देखिए x² यहाँ पे भी है, जोड़ेंगे दोनों तो हो जाएगा 2x², यहाँ पे कितना है -2xy, यहाँ पे कितना है +2xy, यानी ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे कितना है 9y², यहाँ पे है 8y² माइनस में, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा केवल y², यानी x² फिर प्लस का आपको मिल जाएगा केवल y का स्क्वायर, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, 9y² है और 8y² जब घट जाएगा तो 1y² बच जाएगा। तो आपको क्या मिला 2x² + y आपको मिल गया। तो देखिए कौन सा उत्तर इसमें सही होगा, तो इसमें होगा 2x² + y², यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 8y² है, यहाँ पे 9y² है, तो 1y² आपको टोटल यहाँ से बच जाएगा। जब इसमें से 9y² में से 8y² घटाएंगे आप, ठीक है, तो y² बच जाएगा। यहाँ से x² + x² जुड़ के 2x² हो गया। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। तो मित्र आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो हमने संख्या पद्धति नाम से 2 वीडियो बनाई है और कई वीडियो हमने फिर इसके बाद प्रैक्टिस करा है, तो आप वहाँ वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पे जो नीचे आपको वीडियो में चैनल का नाम दिख रहा है उस पर टिपेंगे जब आप चैनल पे या चैनल के लोगों पे, तो आपको वीडियो जो जाके आप जहाँ खोलेंगे वो होम पेज पे जाके खुलेगा पेज, फिर वहाँ से आप वीडियो इसके बाद फाइल मिलेगी, फिर प्लेलिस्ट मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आइए बात करते हैं यहाँ पे हम, तो पूछ रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मित्र अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो मित्र इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो खुद से कटे और 1 से कटे। 9 की बात करें तो 9 खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, साथ में 3 से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या। 18 भी खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, साथ में 2 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, इसलिए 18 है भाज्य संख्या। 6 की बात करें तो 6 खुद से, 6 से, 3 से भी कटा है, लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए 11 होगी इसमें अभाज्य संख्या। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। इनमें कौन सी भाज्य संख्या है। तो मित्र अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि अभाज्य संख्या कौन होती है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, यानी 7 है अभाज्य संख्या, 31 है अभाज्य संख्या, 23 है भी अभाज्य संख्या। 23 खुद से कटेगी, 1 से कटेगी, 7 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 31 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 6 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, साथ में 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 6 है भाज्य संख्या, बाकी सब है अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम बात करेंगे। 24 तथा 36 का मासापा ज्ञात करो। तो मित्र मासा की बात करें तो मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। दोनों में कॉमन मतलब इस ऑप्शन में एक ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों को काट दे। तो मित्र 12 केवल एक ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, 12 36। आप 18 को पढ़िए तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, एक कट सकती है, लेकिन क्या है कि दोनों नहीं कटेंगे। 16 करेंगे, 16 से भी कोई एक संख्या मैं मान सकता हूँ कट सकती, लेकिन दोनों नहीं कटेगा, इसलिए ना 18 होगा, ना 16 होगा, ना 20 होगा। अगर हम मासापा निकालने की बात करें इन दोनों संख्याओं की तो मित्र इस तरह से निकालेंगे हम। 24 को आप 24 को लिखिए और 24 को आप तोड़िए, 24 को इस तरह से तोड़ दीजिए 24 को कि जो वो 24 है वो पार्ट वाइज में कट जाए। चाहे देखिए 24 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। इसके बाद दिया गया है आपको 36, इसको आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36।
तो अब क्या होता है, मासा में क्या होता है कि भैया जो दोनों में कॉमन है वही लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है एक बार, तो हम एक बार 2 लिखेंगे, फिर 2 कॉमन है फिर एक बार कॉमन है फिर एक बार लिख देंगे, फिर 3 कॉमन है फिर हम 3 लिखेंगे, फिर इसमें 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है इसलिए हम 3 अब नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मासा देखिए, इसको गुणा करा दीजिए आपस में, ये हो जाएगा मासा 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12, यही होता मासा। और आप एक बीच से और कर सकते हैं, और इसको निकालने के लिए आपको कहाँ से मिला ये चीज़ आप देख लीजिए। तो आप ये यहाँ से देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं 24 और 36, आप इसको लिखिए, यहाँ से आप 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 12 मिलेगा, फिर यहाँ से 18 मिलेगा, फिर यहाँ से 2 में जाएंगे तो फिर क्या 6 बार जाएगा, फिर 9 बार, फिर आप 2 बार, फिर ऐसे ही चलते रहिए। तो क्या होगा कि जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और यही गुणनखंड आपको तोड़ के लिखना है। तो आज की टॉपिक यहीं तक। नमस्कार सभी को, धन्यवाद, बाय बाय, अगली टॉपिक कल।